मेरा नाम डीएम झा है। एस्टोन टैक्सफिन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जब भी हम इनकम टैक्स की बातें करते हैं, दो वर्ड आते हैं, इनकम और टैक्स, और हमें लगता है कि हम इनकम टैक्स केवल टैक्स कैलकुलेशन के लिए ही पढ़ते हैं। हालांकि ये बात भी कुछ सही है कि हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करना उतना मुश्किल नहीं है। उससे अधिक मुश्किल है जिस इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस इनकम को कैलकुलेट करना। हम जानते हैं और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनकम के 5 हेड्स हैं, और वो हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज हम चर्चा करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। इसकी चर्चा करने के पहले ये बता दूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही एक ऐसा हेड है जिसका इनकम नोशनल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, न कि एक्चुअल बेसिस पे। इसकी चर्चा हम आगे शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इनकम टैक्स पर्पज से हाउस प्रॉपर्टी को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला एलओपी और दूसरा एसओपी। एलओपी मीन्स लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी मीन्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इसमें हाउस प्रॉपर्टी किसको मानेंगे हम? हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, उसके लिए कंडीशंस है कि वो बिल्डिंग और लैंड एपर्टिनेंट होना चाहिए, और इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैट्स है जिसको आपने बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो वो फ्लैट से जो वो फ्लैट का इनकम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में नहीं लिया जाएगा। वो इसके लिए जरूरी है कि वो हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज से ही यूज हो। अब हमने पहले चर्चा कर रखी है कि इसका जो इनकम कैलकुलेट होता है हाउस प्रॉपर्टी का, वो नोशनल बेसिस पे होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम is calculated on the basis of annual value of a building property and not the rental income। इसका मतलब किसी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम उसके एनुअल वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि उसके रेंटल इनकम के हिसाब से। इसके बारे में जब आगे चर्चा करेंगे फिर और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखें स्टेप्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट है एनुअल वैल्यू हम लेंगे। एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एनुअल वैल्यू में से हम अनरियलाइज रेंट को लेस कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे उसको। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स जो पे किया है आपने ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर उसको लेस कर देंगे, तो जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू कहलाएगा। नेट एनुअल वैल्यू में से हम सेक्शन 24 में जो दो डिडक्शंस हैं उस डिडक्शंस को हम लेस करेंगे। पहला डिडक्शंस है 24A में, जिसमें कहते हैं कि फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हाउस 1/3 ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं, उसको लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद यदि उस प्रॉपर्टी के लिए आपने परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए यदि आपने लोन लिया हुआ है, तो उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट भी लेस करेंगे, और इसके बाद जो फिगर मिलेगा वही फिगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अब बात आगे करते हैं। हमने पहले चर्चा कर रखी है एलओपी और एसओपी की, इसके बारे में जिक्र कहीं नहीं आया। क्योंकि इनकम हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू के बेसिस पे होता है, तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से 2020 के पहले तक, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले तक उन्होंने कहा था कि यदि कोई सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एक हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 माना जाएगा। मीन्स यदि आपके पास कई मकान हैं, ये 20-21 के पहले की बात बता रहा हूं मैं, यदि आपके पास कई मकान हैं और सभी फ्लैट्स में आपके रिश्तेदार आप खुद ऑक्युपाई किए हुए हैं उसको, तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से केवल एक हाउस पे कोई इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज बाकी जितने सारे प्रॉपर्टी हैं उस प्रॉपर्टी पर नोशनल बेसिस के हिसाब से इनकम क्रिएशन और या इनकम जनरेशन माना जाएगा। केवल एक हाउस, लेकिन 20-21 के बाद से
इसमें प्रोविजंस में चेंज आए और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 हाउस पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगा। क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगा, इट मीन्स आगे कोई इनकम उस पर क्रिएट नहीं होना है, कोई इनकम नहीं बनेगा। अब बात करते हैं एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4 टर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज एफबी। एफबी मीन्स फेयर रेंट वैल्यू। द सेकेंड वन इज म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू। द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड रेंट एंड द फोर्थ वन इज एक्चुअल रेंट। फेयर वैल्यू मीन्स उसी तरह की प्रॉपर्टी आपके इलाके में का जो किराया मिल रहा है, जो रेंट मिल रहा है, दैट वुड बी द फेयर रेंट वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू मीन्स जो म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन डिसाइड करता है कोई पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टीज के लिए एनुअल वैल्यू, जो कि आपने देखा होगा हाउस टैक्स जब जमा करते होंगे उसके रसीद में लिखी होती है। स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मीन्स जो एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आती है वहाँ एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है। यदि आपका एरिया स्टैंडर्ड रेंट में है, रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन में दायरे में है, तो स्टैंडर्ड रेंट भी होगा। और चौथा है एक्चुअल रेंट रिसीट, जो किराया आप पा रहे हैं। इन चारों के बेसिस पे हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट से सेकेंड फेयर रेंट वैल्यू और मार्केट रेंट वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो अधिक होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आफ्टर दैट जो फिगर यहाँ मिलेगा हमें उस फिगर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। यदि है, यदि नहीं है तो यही फिगर रहेगा, और यदि स्टैंडर्ड रेंट है तो इसमें से जो कम होगा। और उसके बाद जो फिगर मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट से, और जो उसमें से हाई होगा दैट अमाउंट वुड बी एनुअल वैल्यू। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन चारों टर्म्स में से फर्स्ट सेकेंड के में जो जो अधिक है उसको कंपेयर करेंगे थर्ड से यदि अप्लीकेबल है तो, और यदि है तो उसमें से जो लो होगा, नहीं है तो यही फिगर को कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट रिसीट से, और इसमें से जो हाई होगा वो दैट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज एनुअल वैल्यू। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द एनुअल वैल्यू हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में भी बातें नहीं की थी कि कितना मिलेगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये सुविधा, ये डिडक्शन अवेल करने के लिए हाउस मस्ट बी कंप्लीट, मीन्स पोजेशन आपने उस हाउस का ले लिया हो तभी ये सुविधा ये डिडक्शन मिलेगा। यदि नहीं तो ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। और ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट 2 फेज का हो सकता है, प्री कंस्ट्रक्शन फेज और जब आपने पोजेशन लिया उसके बाद का फेज। चूंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में डिडक्शन अवेल करने के लिए हाउस को कंप्लीट होना जरूरी है, तो जो इंटरेस्ट हाउस को कंप्लीट होने के पहले लगा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और कहते हैं कि इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसका 1/5 एवरी ईयर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द हाउस आप डिडक्शन ले सकते हैं। और एक्चुअल पेड जो आपने कंस्ट्रक्शन के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जब आपने जो पे किया इंटरेस्ट, ये दोनों ही इंटरेस्ट का डिडक्शन एक साथ ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशंस ये हैं, पहले देख लें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ये कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स डेट ऑफ एडवांस टू 31st मार्च ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ कंप्लीटेशन। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है हमने कि डेट ऑफ एडवांस यदि 1 अप्रैल 2021 है और कंप्लीट हुआ 30 नवंबर 2022 को, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड वुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल। चूंकि ये 30 नवंबर 22 को हुआ है तो इसका जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो होगा वो 31 मार्च 22 होगा। सो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। और इस पीरियड में जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को 1/5 एवरी ईयर इन एडिशन टू द एक्चुअल इंटरेस्ट पेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द हाउस, दोनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन उसका एक कंडीशंस ये है कि जो कंस्ट्रक्शन फेज वाला जो है, कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो इंटरेस्ट लग रहा है आपका कंप्लीट होने के बाद, उसमें 2 कंडीशंस हैं। यदि आपने लोन 1/4/2099 से पहले का लिया हुआ है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट 30,000 मिल सकते हैं,
और यदि आपने 1/4/2099 1999 ऑनवर्ड लिया है तो इसमें मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट का डिडक्शंस 2 पीरियड का, एक प्री कंस्ट्रक्शन एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये बातें कर रहा हूं पोस्ट कंस्ट्रक्शन की। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि यदि आपने लोन 1/4/99 के पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000 ले सकते एवरी ईयर, और यदि 1/4/99 ऑनवर्ड लिया है तो आप 2 लाख पर ईयर चार्ज कर सकते। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें, अच्छी कुछ चीज़ें लगी हो उसके बारे में बताएं, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हों उसके बारे में भी बताएं। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, हमारे टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्सेशन में कई वीडियो बने हुए हैं, जिन सारे का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।